देखो, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स एंड फिगर्स ये वाला चैप्टर बेसिकली हम लोगों का चल रहा था। तो आज हम लोग 10.3 ये एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कुछ सवाल अभी और कुछ सवाल नेक्स्ट वाले वीडियो में, डन। तो पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि देखो भाई, आखिर क्वेश्चन नंबर 1 बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस। मतलब पहले वो ये कह रहा है, क्या ऐसा कोई पॉलीहेड्रॉन हो सकता है क्या, ठीक है, क्या ऐसा कोई पॉलीहेड्रॉन हो सकता है क्या जिसके पास उसके फेजेस के तौर पर 3 ट्रायंगल मौजूद हो, या फिर 4 ट्रायंगल मौजूद हो, या फिर 4 ट्रायंगल और एक स्क्वायर, इसका कॉम्बिनेशन मौजूद हो, डन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो वर्ड है पॉलीहेड्रॉन, इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा 10.3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आते हैं, ठीक है, जहाँ से 10.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो इस इंट्रोडक्शन में वर्टेक्स क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं, ये सब बताया है। एजेस क्या होते हैं, ये सब बताया है। वर्टेक्स का मतलब होता है कोने, एज का मतलब होता है साइड, ठीक है, और फेस का मतलब होता है प्लेन सरफेस, ठीक है, या फिर मैं कहूँ एरिया, बराबर। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब शेप दिए हुए है ना। अब इसमें क्या बोला है कि ये जो बहुत सारे अजीबोगरीब आपको सॉलिड्स दिए हुए हैं, ये पॉलीगोनल रीजन से बने हुए हैं, विच आर कॉल्ड इट फेजेस। मतलब बहुत सारी फेजेस से मिलकर बने हैं, और ये सारी की सारी फेजेस अगर आप ज्वाइन करो, ठीक है, बराबर, अगर आप ज्वाइन करो तो ये सारी की सारी फेजेस आपको कहाँ मिलती है, ये आपको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई मिलती है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर आप हर फेस का एज पकड़ोगे, हर फेस का, जैसे ये पीछे वाला जो फेस है, ठीक है, इसका एज भी इसी पॉइंट जा रहा है, इसका ये वाला एज भी इसी पॉइंट पे जा रहा है, ये जो बाजू वाला फेस है, इसका ये वाला एज भी इसी सेम पॉइंट पे जा रहा है, ये वाला इसी सेम पॉइंट पे जा रहा है ना। तो ऐसे केस में पॉलीहेड्रॉन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, पॉलीहेड्रॉन का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे सॉलिड्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी प्लेन फेजेस होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारी प्लेन फेजेस होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं। मतलब कुछ कर्व आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप अपने घर का डब्बा, खाने का सामान जिसमें तुम्हारे घर में रखा जाता है, अगर आप उस डब्बे को देखोगे तो वो डब्बा कैसा होता है, कर्व्ड होता है। तो पॉलीहेड्रॉन में कोई भी कर्व सरफेसेस नहीं होती, ठीक है, पॉलीहेड्रॉन में क्या नहीं होती, कोई भी कर्व्ड सरफेसेस नहीं होती, ये एकदम सपाट होता है, ठीक है, इट इज़ फ्लैट। ये बेसिकली क्या है, फ्लैट होता है। तो ऐसे फ्लैट वाले सरफेसेस के जितने भी एजेस हैं, अगर आप इन्हें खींचो ऊपर तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलते हैं। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है, जिनमें फेजेस होते हैं, जिनमें कुछ कर्वी 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 पार्ट नहीं होता है, ठीक है, जिनमें कोई भी कर्वी पार्ट नहीं होता, इनमें फ्लैट फेजेस होते हैं, इनमें वर्टाइसेस होते हैं, इनमें एजेस होते हैं, इनको पॉलीहेड्रॉन हम लोग कहते हैं, ठीक है, इनको पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। देखो, इन 3 शेप्स को पॉलीहेड्रॉन नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये वाली जो शेप है ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये आप लोगों की एक सिलेंडर शेप है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, फेसेस नहीं है, ठीक है। जैसे हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैडम एक फेस ये है, नीचे में भी एक सर्कल होगा, वो भी चलो एक फेस है, बट ये तो एक कर्व्ड पार्ट हो गया ना। और मैंने अभी अभी कहा था कि पॉलीहेड्रॉन में कोई भी कर्वी पार्ट आपको नहीं चलेगा, ठीक है, कोई भी कर्वी पार्ट आपको नहीं चलेगा। सो देयरफॉर ये वाला जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है सिलेंडर,
या फिर जो ये वाला ऑब्जेक्ट है कोन, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है स्पीयर, इन लोगों को किस कैटेगरी में डाला जाता है? नॉट पॉलीहेड्रॉन्स। ठीक है, बराबर, दे आर नॉट पॉलीहेड्रॉन्स, क्योंकि इन लोगों के पास क्या होती है? कर्व्ड सरफेसेस होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। क्योंकि पॉलीहेड्रॉन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ फ्लैट हो, ना कि जिसके पास कुछ कर्वी कर्वी सी चीज़ हो। ठीक है, ओके। फिर पॉलीहेड्रॉन के दो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, एक होता है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्वेक्स और रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में मतलब मीनिंग क्या है? अगर किसी भी पॉलीहेड्रॉन के जितने भी फेजेस हैं, ठीक है, अगर जितने भी फेजेस हैं, ऑल फेजेस अगर आपके सेम है, इक्वल है, तो आप उसे कहोगे रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ये जो वर्ड होता है ना रेगुलर, इस रेगुलर वर्ड का मीनिंग ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेशली किससे रिलेटेड, आपके ये शेप्स वगैरह से रिलेटेड अगर सेम है तो उसे कहा जाता है रेगुलर। जैसे हमने पढ़ा था रेगुलर हेक्सागोन, है ना, तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है? रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है ऐसा हेक्सागोन जिसकी 6 की 6 साइड्स कैसी हैं? आपकी इक्वल है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर हेक्सागोन। तो वैसे ही रेगुलर पॉलीहेड्रॉन किसे कहते हैं? कि अगर सारी की सारी मतलब जितनी भी फेजेस है उस पॉलीहेड्रॉन में, अगर वो सारी की सारी फेजेस रेगुलर पॉलीगॉन से मिलकर बनी है, मतलब जितने भी वहाँ पे फ्लैट सरफेसेस हैं सारी की सारी फ्लैट सरफेसेस से मिलकर बनी है, राइट, तो ऐसे केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे? हम लोग उसको एक रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है, बराबर, अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक आपको यहाँ पर ये एक शेप दी गई है और बोला गया है कि ये वाला पॉलीहेड्रॉन रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है? क्योंकि देखो रेगुलर का मतलब ही क्या होता है कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये वाली एक साइड, इसका जितना भी डिस्टेंस है उतना ही सेम डिस्टेंस से नीचे वाली का भी आना चाहिए, उतना ही सेम डिस्टेंस ये वाली का भी आना चाहिए, उतना ही सेम डिस्टेंस ये वाली का भी आना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, सो देयरफॉर आप इसको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं कहोगे। ठीक है, आप इसको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं कहोगे, है ना। अच्छा, तो लेकिन मैडम हमको डायग्राम देख के कैसे पता चलेगा कि वो साइड जो दी गई है वो साइड आप लोगों की बेसिकली मतलब क्या है? वो हमें डायग्राम देख के तो पता चलने नहीं वाला है। अच्छा, फिर क्या करें, है ना, फिर हम लोग क्या करें? तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में क्या देखा जाता है? रेगुलर उसको भी कहते हैं अगर हर एक वर्टेक्स पर सेम नंबर ऑफ फेजेस आकर मीट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि देखो नीचे वाले डायग्राम से इसका मतलब समझते हैं हम लोग क्या बोलना चाह रहा है। ये आपका एक फेस है, इसका कोई भी एक वर्टेक्स चूज कर लो। लेट्स से मैंने इसे मेरा वर्टेक्स चूज किया, ठीक है, इस वर्टेक्स पे कौन कौन से फेजेस और कितने फेजेस आकर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे मैडम एक ये वाला फेस देखो इस वर्टेक्स को टच कर रहा है, एक ये वाला फेस इस वर्टेक्स को टच कर रहा है, और एक पीछे वाला भी फेस होगा जो इस वर्टेक्स को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा, बराबर। मतलब इस एक वर्टेक्स को टोटल 3 फेस टच कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी कि ये वाला वर्टेक्स चूज करो और बताओ कि इस वर्टेक्स को कितने फेजेस चूज कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे देखो नीचे ये ग्रे वाला तो कर ही रहा है, ये बाजू का ग्रीन वाला भी करेगा, ठीक है, अच्छा ठीक है, और ये पीछे वाला भी करेगा। तो किसी भी वर्टेक्स पर अगर नंबर ऑफ फेजेस जो उसको बना रहे हैं, जो उसको क्रिएट कर रहे हैं, जो उसको टच कर रहे हैं, अगर वो सेम है तो आप उसे कहोगे रेगुलर, और अगर सेम नहीं है तो आप उसे कहोगे नॉट रेगुलर। जैसे कि अभी ये वाला है, यहाँ पे इस ए वाले फेस पर, इस ए वाले वर्टेक्स पर कितने फेजेस आ रहे हैं? ये सामने से एक फेज आ रहा है, बाजू से एक फेज आ रहा है, और पीछे से भी एक होगा जो आपको, क्योंकि 3D है ना, आपको जो कि हो सकता है दिख ना रहा हो, बट पीछे से भी एक आ रहा है ना। टोटल ऐसे हो गए आपके 3, बट यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं? इस बी पॉइंट को टच करने वाले फेजेस टोटल कितने हो गए? ये हो गए 4।
ऊपर के 2 लोग भी देखो बी पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो नीचे के भी 2 लोग बी पॉइंट को टच कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली नीचे वाले वर्टेक्स पर ज़्यादा फेजेस है और ऊपर वाले वर्टेक्स पर कम फेजेस है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे नॉट इरेगुलर। पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आराम से टीचर पूछ सकती है, कुछ इमेजेस दे देगी इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से पहले और बोलेगी आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन कॉन्वेक्स है, कौन रेगुलर है, कौन नॉट रेगुलर है। ठीक है, फिर आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों शेप्स को पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, और इस वाली शेप को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। बराबर। अच्छा, अब फिर यहाँ पे प्रिज्म का मतलब समझाया गया है कि प्रिज्म आखिर है क्या। तो प्रिज्म आपका बेसिकली एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन है जिसका बेस और जिसका टॉप वाला हिस्सा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब जैसा नीचे वाला होगा वैसा ही ऊपर वाला होगा, लेकिन इसके जो अदर फेजेस बच गए वो अदर फेजेस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के शेप के होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे प्रिज्म को तो आपको इसका जो ये नीचे वाला शेप है ये आपको कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये ऊपर वाला शेप कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ये जो बाजू वाला शेप है, ये बाजू वाला शेप आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ये बाजू वाला शेप आप लोगों का क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हो सकता है तुम लोगों को टीचर ये पूछ ले कि बताइए प्रिज्म में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बेस और इसका टॉप पार्ट कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन इसके जो अदर फेजेस होते हैं वो पैरेललोग्राम शेप के होते हैं, है ना। और वैसे ही पिरामिड के बारे में भी नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो पिरामिड का बेस होता है, ठीक है, जो पिरामिड का बेस होता है वो कैसा होता है, वो बेसिकली एक पॉलीगॉन होता है। अब वो कितनी भी आपके साइड्स का हो सकता है किसी पिरामिड में। जैसे कि अगर मैं इस पिरामिड की बात करूं तो बेस मतलब जो नीचे की तरफ है, बेस मतलब जो नीचे की तरफ है। तो अगर मैं इस पिरामिड नंबर 2 की बात करूं तो पिरामिड नंबर 2 में आप लोगों का जो ये बेस है ये कैसी शेप का है, ये बेस आप लोगों के ट्रायंगुलर शेप का है, राइट। और अगर मैं इस वाले पिरामिड की बात करूं तो ये वाला जो बेस है ये आपके कैसे शेप का है, ये वाला आप लोगों के 4 साइड्स के शेप का है, मतलब एक क्वाड्रिलैटरल का है। तो आप लोगों का जो पिरामिड होता है उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि बेस या तो 3 साइड वाली रहेगी या तो बेस आप लोगों की 4 साइड वाली रहेगी। ये बेस बेसिकली एक पॉलीगॉन हो सकती है, किसके केस में, पिरामिड के केस में। ठीक है, अच्छा, सेम यही चीज़, यही जो बात अगर मैं किसके लिए करूँ, प्रिज्म के लिए भी करूँ, तो प्रिज्म में भी बेस क्या हो सकती है, पॉलीगॉन हो सकती है। जैसे कि मैंने जब ये वाले प्रिज्म की बात की थी तो बेस कैसी शेप की थी, ट्रायंगल। ये भी एक प्रकार का प्रिज्म है जो उसके बाजू में ड्रॉ करके आपको दिया हुआ है, बट इसकी बेस कैसी शेप की है, देखो इसमें टोटल 4 साइड्स है ना। तो ये 4 साइड वाला प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म हो या चाहे पिरामिड हो, दोनों के जो बेसेस होते हैं वो एक पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिज्म की जो अदर साइड्स होती हैं वो पैरेललोग्राम में होती हैं शेप में, है ना। लेकिन पिरामिड के केस में जो अदर साइड्स होती हैं, मतलब बॉटम को छोड़कर, वो कैसी होती है, ट्रायंगल होती है। और सभी के सभी ट्रायंगल्स एक कॉमन वर्टेक्स पर जाकर क्या हो रहे हैं, ज्वाइन होते हैं, ठीक है, बराबर। वो कॉमन वर्टेक्स में जाके ज्वाइन होते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातचीत, ओ माय गॉड, मैंने एक ऐसा वीडियो डिलीट कर दिया जो कि मैंने अपलोड ही नहीं किया था, हे भगवान। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे और चीज़ें बताई गई है कि जो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है, इसका नाम हेक्सागोनल प्रिज्म क्यों रखा गया है, क्योंकि ज़रूर इसका जो बेस है वो बेस कौन सी शेप का रहा होगा, हेक्सागन। किसी चीज़ को ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो बेस है वो कौन से शेप का दिखता होगा, ट्रायंगुलर शेप का दिखता होगा। किसी चीज़ को आप रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यों कहोगे, क्योंकि उसका जो बेस है वो कौन से शेप का दिखता होगा, वो आप लोगों के रेक्टेंगुलर शेप का दिखता होगा, बराबर। किसी चीज़ को आप स्क्वायर पिरामिड क्यों कहोगे, क्योंकि उसका जो बेस होता है वो आपको कैसी शेप का दिखता होगा, स्क्वायर शेप का दिखता होगा, करेक्ट है। बस हो गया, कहानी खत्म।
तो खैर अभी यहाँ पे नीचे ये वाला टेबल भी हम लोग करेंगे, बट इस टेबल को करने से पहले फिलहाल अभी हमारी 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन हो सकता है क्या जिसके पास 3 ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, बराबर। तो देखो पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या होता है। पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है जिसकी वर्टाइसेस एक पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए। ठीक है, जिसके जो फेजेस है वो एजेस जो होते हैं वो एक वर्टेक्स पे आके मिलने चाहिए। तो नो, हम लोगों के पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलीहेड्रॉन की जो मिनिमम क्राइटेरिया है, पॉलीहेड्रॉन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 4 फेजेस से शुरू होता है। मतलब अगर आप कहोगे कि 3 फेज वाला कोई एक पॉलीहेड्रॉन आपके पास है, सो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप कहोगे कि आपके पास एक 2 फेज वाला है, तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब शुरू जो होता है वो कहाँ से होता है, 4 फेजेस से शुरू होता है। बोल रहा है क्या एक ऐसा आप पॉलीहेड्रॉन बना सकते हो क्या जिसके पास चारों की चारों उसकी फेजेस ट्रायंगुलर हो। तो यस, बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पॉलीहेड्रॉन मिनिमम 4 से शुरू होता है, तो आप बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो। अब सोचो उसका नीचे का भी 4, मतलब नीचे से भी ट्रायंगल और आजू बाजू से भी ट्रायंगल, बराबर, बिल्कुल बना सकते हो। बोल रहा है क्या एक ऐसा आप बना सकते हो क्या, क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन जिसमें एक स्क्वायर हो और 4 ट्रायंगल्स। तो बिल्कुल बना सकते हैं कि एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल इस वाले एज से, एक इस वाले एज से, एक इस वाले एज से, एक इस वाले एज से। तो यस, इसमें भी पॉसिबल है। तो ये कितना प्यारा सा सवाल था, इसमें आपको सिर्फ ये लिखना था यस और नो। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेजेस। ठीक है, चाहे आपके पास कितनी भी गिवन नंबर ऑफ फेजेस हो, क्या आपके लिए पॉसिबल है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं खुद ही आ जाती हूँ शोरूम, और वैसे भी मैं एक्चुअली वाली जो स्कीम है मैं उसकी बंद कराना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं खुद ही शोरूम आ जाती हूँ, मैं अपना आईडी प्रूफ वहीं दे दूँगी। देखिए मुझे बाद में एक्चुअली पता चला कि आप उस पर गोल्ड कॉइन्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज्वेलरी ही बनानी पड़ेगी। मुझे तो देखिए मेरे भाई का भी वहीं पर है गोल्डन हार्वेस्ट में, लेकिन उसने मुझे बताया कि तनिष्क में जब वो गया था तो उसको ये बोला गया है कि गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। देखिए उसकी तो अभी बातचीत हुई है, उसकी तो अभी बातचीत हुई है, हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ इस बातचीत का। और उसका तो समथिंग श्रद्धानंद पेट आई थिंक। देखिए वो तो मुझे भी नहीं पता, उसी ने मुझे बताया, इसलिए मैं भी अपनी स्कीम बंद करा रही थी। खैर मैं डायरेक्ट स्टोर में आ जाती हूँ, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद सबमिट कर देती हूँ। ठीक है। देखिए संडे प्रोबेबली, संडे या फिर सैटरडे। ठीक जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं पहले अपना इशू रिजॉल्व कर लूँ फिर मैं उसका देखूँगी। ठीक है, बट राइट नाउ मैं सैटरडे या फिर संडे को डेफिनेट। ओके ओके उमेश जी, ठीक है, मैं आपका रेफरेंस ले लूँगी एक बार जी। ओके, थैंक यू। आगे बोल रहा है क्या ऐसा कोई पॉलीहेड्रॉन हो सकता है क्या चाहे आपको कितनी भी नंबर ऑफ फेजेस दे दी जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब जो बकवास है इसे हिंट को हटाओ। आपको अगर कोई बोलेगा 3 फेजेस ले लो, 2 फेजेस ले लो, 1 फेजेस ले लो, तो नहीं, मिनिमम आपको कितनी फेजेस चाहिए होती है पॉलीहेड्रॉन बनाने के लिए, आपको चाहिए होती है 4 फेजेस। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन
with any number of phases because minimum 4 phases are compulsory, ठीक है, for taking या for drawing a polyhedron। खत्म हो गई कहानी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। विच आर प्रिजम्स अमंग द फॉलोइंग, प्रिजम्स कौन है वो ये पूछ रहा है। तो हमने खैर अभी जो स्टार्टिंग का जो ये इंट्रो पढ़ा, यहाँ पे प्रिज्म, ठीक है, और पिरामिड, इसके बारे में बात की थी। प्रिज्म और पिरामिड का जो बेस होता है वो पॉलीगॉन हो सकता है, मतलब कितने भी फेजेस का, कितने भी साइड्स का। बट ठीक है, बट जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में आप लोगों की जो बची हुई फेजेस होती है टॉप और बॉटम को छोड़कर, वो उनकी शेप बेसिकली होती है पैरेललोग्राम। उनकी शेप कैसी होती है? पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्रिज्म है, पता लगाओ। तो आपको एक किले की फोटो दी है, अब बोल रहा है कि भैया क्या ये एक प्रिज्म होगा। तो देखो सबसे पहले तो इसकी बेस की तरफ देखो, ठीक है, बराबर इसकी बेस की तरफ देखो, ये कर्व्ड है। प्रिज्म या पिरामिड या कोई दूसरा पॉलीहेड्रॉन तो छोड़ दो, पॉलीहेड्रॉन की कंडीशन क्या होती है कि कर्व्ड सरफेस नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि फर्स्ट वाले केस में क्या है, आप लोगों का कर्व्ड सरफेस ए है, ठीक है, इट हैज कर्व्ड सरफेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रिज्म, ठीक है, ये आप लोगों का प्रिज्म हो ही नहीं सकता, बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें एक पेंसिल दी है, अनशार्पन्ड पेंसिल, ओके। अगर पेंसिल को आप शार्प कर दोगे तो फिर वो पेंसिल प्रिज्म नहीं होगी। क्यों? आप खुद इमेजिन करो, अपने घर में अपनी पेंसिल को देखो, शार्प करने के बाद जो पेंसिल है वो तुम्हें लगता है कुछ इस तरीके का दिखती है, तो इसके ऊपर में ये कोन बन जाता है, और अगर कोन बन गया है या फिर अगर सर्कल बन गया है या फिर सिलेंडर अगर बन गया है तो कर्व्ड में आता है, और क्योंकि वो कर्व्ड में आएगा वो पॉलीहेड्रॉन नहीं हो सकता अगर पेंसिल को शार्प कर दो तो, ठीक है। बट यहाँ पे एक अनशार्पन पेंसिल है, इसका बेस देखो, इसका बेस कितनी साइड्स का है? 6। उससे हमें कोई मतलब नहीं है इसके बेस से, है ना। बस बेस कर्व्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कोन नहीं होना चाहिए, सिलेंडर नहीं होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए। और आप इसकी अदर साइड्स को ऑब्जर्व करो, इसकी जो अदर फेजेस है वो कैसे दिख रहे हैं। देखो इसके अदर फेजेस आपको ऐसे एक रेक्टेंगल के जैसे दिख रहे हैं, तो हाँ ये एक प्रिज्म हो सकता है, इसका हम लोग आंसर लिखेंगे यस। नीचे वाले को बोला है थर्ड वाला कि थर्ड वाला क्या एक प्रिज्म हो सकता है। तो देखो थर्ड वाला प्रिज्म नहीं है, इट इज पिरामिड, ये पिरामिड है। मैडम आपको कैसे पता कि ये पिरामिड है? क्योंकि प्रिज्म की जो बेस होती है वो चाहे कितने भी साइड्स की हो, कोई मतलब नहीं है, बट जो उसके अदर फेजेस होते हैं वो पैरेललोग्राम, मतलब 4 साइड वाले होने चाहिए। यहाँ पे इसके जो अदर फेजेस है वो कितने साइड्स के हैं? ट्राइंगल शेप के। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रिज्म, इट इज अ पिरामिड। खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या वो एक प्रिज्म बन सकता है। तो भाई देख लेते हैं कि प्रिज्म बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो बेस है, देखो यूजुअली आपकी बुक में जिस चीज़ को ब्लैक 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 किया जाएगा वो आप लोगों की बेस होगी, बराबर। तो ये आप लोगों का बेस है, ठीक है। बेस कितनी भी साइड्स का हो सकता है। उसकी आप अदर साइड्स देखो, यहाँ पे ये इसकी अदर साइड्स कितने की है? अरे मैडम इसकी अदर साइड तो 4 की है, तो यस ये भी एक प्रिज्म है या फिर एक प्रिज्म बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान था, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि कौन प्रिज्म है और कौन प्रिज्म नहीं है, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो भगवान एकदम गजब है, बोल रहा है हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर अलाइक। किस तरीके से एक प्रिज्म, ठीक है, और एक सिलेंडर सेम हो सकते हैं। ओके तो देखो अगर मान लेते हैं इफ वी हैव अ प्रिज्म, हम यहाँ पे प्रॉपरली लिखेंगे इफ वी हैव अ प्रिज्म विथ सर्कुलर बेस। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रिज्म होता है, ठीक है, जिसकी बेस कैसी है, ठीक है, क्या है इसकी बेस कैसी है? सर्कुलर बेस है। देन तब हम लोग उसको कहेंगे देन इट इज नोन एज सर्कुलर प्रिज्म।
ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, सर्कुलर प्रिज्म कहोगे। ठीक है, आप इसे क्या कहोगे, सर्कुलर प्रिज्म, क्योंकि उसकी जो बेस है वो बेस कैसी है, उसकी जो बेस है वो कैसी है, सर्कुलर है। और जो हमारा सिलेंडर होता है, इन सिलेंडर वी हैव सर्कुलर बेस, और हमारे सिलेंडर में हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर बेस होती है। इसीलिए कुछ हद तक आपका प्रिज्म और आपका सिलेंडर एक जैसा दिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में मूव करते हैं। हाउ पिरामिड्स एंड कोन आर अलाइक, मतलब पूछ रहा है कि किस तरीके से कोन और पिरामिड अलाइक हो सकते हैं। तो खैर पहले तो ये जो वर्ड है अलाइक, इसका मतलब तुमको पता भी है क्या? बचपन से एक मीनिंग तो समझ में आता है लाइक, और दूसरा वर्ड है अलाइक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि दो लोग एक जैसे दिख भी रहे हैं कि नहीं, मतलब एग्जैक्टली सेम होंगे ये नहीं बोल रहा है, सिमिलर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है क्या ये नहीं पूछ रहा है, थोड़ा बहुत दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है क्या वो ये पूछ रहा है। तो आगे बोल रहा है क्या पिरामिड और कोन में क्या कोई सिमिलैरिटी हो सकती है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे देंगे कि देखो हम लोगों का जो कोन है, कोन कैसा रहता है, नीचे से। ठीक है, कोन जो रहता है आप लोगों का नीचे से सर्कल रहता है, और फिर उसके ऊपर उसकी वो टोपी बन जाती है, बराबर। फिर उसके ऊपर क्या बन जाती है, उसकी वो टोपी बन जाती है। तो जो टोपी ऊपर बनती है, जो टोपी ऊपर बनती है, एक वक्त के लिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो टोपी है वो एक ट्रायंगुलर शेप की है। ठीक है, बराबर, वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम जवाब देंगे कि जो कोन है, यस वो एक पिरामिड के जैसा अलाइक हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, सर्कल एज अ बेस है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी सर्कल कैसा है, बेस है। सो देयरफॉर वी कैन कॉल इट एज सर्कुलर पिरामिड। आप इसे क्या कह सकते हो, एक सर्कुलर पिरामिड कह सकते हो। ठीक है, सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, बोल रहा है क्या एक स्क्वायर प्रिज्म और क्या एक क्यूब, क्या वो दोनों सेम होते हैं? ठीक है, अच्छा तो देखो क्यूब जो होता है, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब की जो बेस होती है, ठीक है, उसकी जो बेस होती है, जैसे मैंने तुमको पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़ाया, और उसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुमको पता है कि क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का भाई होता है। 6 स्क्वायर्स मिलकर आते हैं तो जाके क्यूब बनता है। तो यहाँ पे क्यूब की जो बेस होती है वो कौन सी वाली शेप की होती है, स्क्वायर शेप की होती है। और अगर आपके पास मान लेते हैं एक स्क्वायर प्रिज्म आ जाता है, ठीक है, अच्छा इसका नाम स्क्वायर प्रिज्म क्यों रखा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जिसकी जैसी शेप होती है उसके बेस की, उस प्रिज्म का नाम वैसे रखा जाता है। अगर किसी की बेस हेक्सागोनल है तो उसे कहेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म, किसी की ट्रायंगल है तो उसे कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसके नाम के आगे जो वर्ड लिखा रहता है इससे ही समझ में आ जाता है कि इसकी बेस कौन से शेप की है, स्क्वायर शेप की है। तो अगर आप क्यूब की बात करते हो तो उसका भी बेस स्क्वायर शेप का है। ठीक है, और अगर स्क्वायर प्रिज्म की बात करते हो, बराबर, तो वो आप लोगों का स्क्वायर शेप का है, वो दोनों का बेस सेम है। तो अगर मान लेते हैं इफ हाइट, मान लेते हैं इफ हाइट ऑफ क्यूब, ठीक है, एंड स्क्वायर प्रिज्म आर सेम, अगर स्क्वायर प्रिज्म की हाइट और क्यूब की हाइट क्या आ जाती है बताओ, इक्वल आ जाती है, तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि यस आपका एक स्क्वायर प्रिज्म जो है वो सेम है एक क्यूब के जैसे, वो सेम है अगर हाइट सेम आती है तो। बट अगर सेम नहीं आई तो, बट अगर हाइट सेम नहीं आई तो हो सकता है मैडम एक की हाइट अलग आए, दूसरे की हाइट अलग आ जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक और केस, इफ हाइट किसकी, क्यूब की, और हाइट किसकी, प्रिज्म की, स्क्वायर प्रिज्म की, ये इक्वल अगर नहीं आती है तो देन इट कैन बी अ क्यूबॉइड। तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूब ही रहेगा, फिर आपका स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूबॉइड के जैसा भी दिख सकता है। तो पूरा गेम सिर्फ बेस पे डिपेंड है ऐसा नहीं है, उसकी हाइट पे भी डिपेंड है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है, चलो फिलहाल अभी इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर